नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सहानी मैं हूँ रेणु। मैं हूँ सिद्धार्थ कार। और आपका सुरभि शो में स्वागत है। अरे सिद्धार्थ, हम तो 21वीं सदी में आ गए। कहाँ हमारा शो तो 20वीं सदी में आता था। ये हिंदुस्तानी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें जानते होंगे? लगता तो नहीं। चलो हम अपनी पहचान बताते हैं। सुरभि यानी खुशबू और सुगंध। संस्कृति या कला है खुशबू की तरह हमारे जीवन में बस जाती है और उसे पूर्ण बनाती है। और उसी से हमारी पहचान बनती है। संस्कृति वो डोर है जिससे विभिन्न मनुष्य और समाज आपस में जुड़ते हैं। सुरभि कला के अनेक पहलू की एक झलक है। हमने इसमें संगीत, शिल्प, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और इन सब के लिए जरूरी इंसानी जुनून को शामिल किया। पर हमारे जीवन में जो आज हो रहा है वो हमारे समय से तो बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। हाँ रेणु का एक वक्त था जब हम दूरदर्शन पे आते थे और लोग उत्साहित होकर हमारा शो देखते थे। अरे अब तो हम डिजिटल इंडिया में आ गए। ये सब तो होना ही था। दूरदर्शन हम दूर ही रह गए। हाँ, आज हमारे हिंदुस्तान की बात हर गली हर कोने में, रेलवे स्टेशन में, ऑफिस में, यहाँ तक कि सोडा शॉप में बैठे हुए लोगों के बीच भी होती है। तो आज हम एक सोडा शॉप की बात करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है और हम सबके दिलों के करीब है और हम उसको प्यार से अब्दुल की सोडा शॉप से जानते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अंदर सॉल्यूशन है। अरे पूरी पुरुष मंडली एक साथ, चलो चलते हैं सोडा पीने। अरे भिड़े, तुम्हारे उजड़े चमन पे आज खेती कैसे उगाई? जेठालाल, तुम ये मत बोलो कि मैं हमारे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। हाँ भाई, भले भले। अरे जेठालाल, ये बाल नहीं, विग है। वही विग है जो तुम लंदन से लाए थे ना मेरे लिए। ये तो आज माधवी ने जिद की, इसलिए पहन ली, पुराने यादों की खातिर, क्योंकि आज के दिन हम तो पहली बार मिले थे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं भाई नहीं, पुराने लोग, पुरानी यादें। जेठा का पेट चले जेठा से आ गए। तो ये भाई, शांतियाँ? मजाक मजाक बेटा। पता है दोस्तों, कल के अखबार में ना मैंने बहुत जबरदस्त टॉपिक पे आर्टिकल लिखा है। अरे पोपटलाल, तुम्हारा तूफान एक्सप्रेस पढ़ता कौन है? वो जिस एक्सप्रेस से आता है वहीं से निकल जाता है। तो लोग पढ़ कहाँ पाते हैं? ओ जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं गोरखपुर अवार्ड विनर परिसीमा पत्रकार हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर। प्रोग्राम कैंसल कैंसल कैंसल। ठंड पा बैठ जा भाई, बैठ जा। और हमें गर्ल दस के तूने किस बारे में आर्टिकल लिखा है? सोचो गर्ल दस पे यार। सोचो यार। ए बोले भाई। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ। मैंने अपने शानदार भारत और भारत के विकास के बारे में लिखा है। वाह पहली बार तू कांदी चीज कर रहा है। वाह, वो बड़लाल क्या विषय पे लिखा है। हमारे भारत की तो बात ही निराली है। इसी बात पे मुझे एक शेर याद है। इरशाद, इरशाद। ना सरकार मेरी, ना रोब मेरा, ना बड़ा सा नाम मेरा, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का घमंड है कि मैं भारत का और भारत। वाह मेहता साहेब, क्या बोला है, एकदम सही बोला है। और अपना भारत कितनी तेजी से विकास कर रहा है। एकदम सही। हाँ जेठालाल, और अब तो देखो सब कुछ डिजिटल हो गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारी भी सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। हाँ नहीं, आजकल का पैसे का लेन देन एकदम आसान हो गया है नहीं? ए बबूचा, रहवा दे। मेहता साहब, इंसानों को पैसे की बात करते हुए देखा है, आज पहली बार पोपट पैसे की बात कर रहा है। हाँ भिड़े भाई, मैं भी डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करता हूँ। अरे वाह, अब्दुल डिजिटल ट्रांजैक्शन तो यूज करना ही चाहिए। और यहाँ तक कि भारत ने डिफेंस में भी कितनी तरक्की की है। और आज 75 साल की आजादी के बाद हमारा देश 5वीं बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, वो भी पूरे क्षेत्र में। ओ पिड़ू, पहली बार तो आधे जमाने की गर्ल की है। सही बात है। वाह अब्दुल, हाथी प्राती याद दिला दी। सही बात है।
मिस्टर मेहता साहेब, माय डियर जीजा जी को फोन देना था जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। माय डियर जीजा जी, आपने मेरा फोन क्यों काटा? अरे मैं थोड़ा बाहर था ना, तो मैं थोड़ा बिजी था, तो तेरी रिंगटोन नहीं सुनाई दी। बोल भाई, कितने का नुकसान है? नुकसान है तो कोई बात नहीं, मैं माय डियर बहना को फोन कर लेता हूँ। ए डोटाई, बोलने क्या काम है? हाँ वो क्या है ना, मुझे एक छोटे अमाउंट की जरूरत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरा 50,000 डिले कर दोगे? ओ भाई, इतनी बड़ी रकम इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल होगी? अरे जेठा, कर दो, यूपीआई कर दो। चुप रहना भाई। और वैसे भी मुझे ये सब करना नहीं आता है। हाँ माय डियर जीजा जी, भिड़े भाई सही तो कह रहे हैं। जल्दी जल्दी यूपीआई कर दो। आप अपना फोन में देखो, मैंने वीडियो भेजा है। वरना मुझे माय डियर बहना को कॉल करना पड़ेगा। हाँ भाई, करता हूँ, तू फोन रख। हाँ लो मेहता। So it's very simple. Whether it's Paytm, Google Pay, Phone Pay, anything, they can scan and they just pay. There's no need to carry your money anymore. Your money is in the bank, so you can pay directly through that. I mean, it's very safe, I feel. पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। Digital payments, where you use your phone to scan and pay for goods, are now everywhere in India. And the IMF says that India has one of the fastest growth rates of digital payments of any nation in the world. But just a few years ago, India's financial landscape looked completely different. Most of the transactions used to happen in cash. So cash was king. Only a small subset of merchants had point of purchase machines. So if you landed in India today, you'd see the ubiquitous QR code. Even the chai wala on the street brandishing the QR codes. So what were some of the factors that led to the massive uptake of digital payments? My PNB UPI app has made sending and receiving money convenient and simple. All of this has been driven through a slew of government-initiated programs, especially the Digital India program and the adoption of digital payments. But the idea of digital payments really took root post-demonetization. Back in 2016, the government declared the 500 rupee and 1000 rupee banknotes invalid. Citizens could hand in their old banknotes in exchange for new ones. It was done to try and curb black money, corruption, and the circulation of counterfeit notes. Reliance also came out with their Jio product, which gave Indians unfettered access to the internet via very cheap data. Now India will fly. Jio is here. And thanks to COVID, that gave the final push. People were less trustful of handling physical cash. The key component in all of this is India's homegrown digital payment system, known as the Unified Payments Interface, or UPI, which was launched in 2016. UPI chalega. UPI से दोस्तों को पैसे And this system essentially allows real-time transfer of money between two individuals. So all that they need is a mobile phone number to send money from one person to another. Many of the top digital payment platforms in India use the UPI, like Paytm, Google Pay, and PhonePe. And the numbers on India's UPI system are staggering. In the month of March alone this year, there were more than 8 billion transactions recorded at a total value of over 250 billion Australian dollars. ನಮ್ಮದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಶಾಪು. ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟು ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಲೂ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. When it used to be cash business, earlier we had no clue. What was the income? What was the outcome? In cash business, it's like 1 or 2 rupees is a big headache. But in some parts of the country, cash is still king. ನಾವು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರೈತರ ಹತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ರೈತರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪೇಟಿಎಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. A lack of access to smartphones, awareness of digital payment services, and the knowledge on how to use these services can widen the urban-rural divide. When we take large-scale digital transformations, such as the Digital India program, for instance, there could potential digital divides that might emerge because not everyone has the capabilities and skills to benefit from these growth opportunities. So hopefully, going forward, everyone will benefit from India's growth story. I mean, from the time digital payments have started, it's just pros, no cons at all. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत विकास किया है और रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत बहुत आगे बढ़ गया है. हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है. करेक्ट मेहता साहब. और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है चंद्रयान 3 जो भारत ने अभी लॉन्च किया और चंद्रयान 4 भारत जल्दी लॉन्च करने वाला है. ये तो फकरा करने की बात है, पर क्या करें, दुकान के काम के चक्कर में लॉन्च देखना ही रह गया. बोलो, पूरी टीवी की दुकान में बैठ के भी मोदी जी की स्पीच रह गई. ये डाला तुम मुझसे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं. ला मैं तेरे को फोन में दिखाता हूँ वीडियो. ला मेरे को फोन कर, तो मैं चल के दिखाता हूँ. सब देखो वीडियो. नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं. शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं. हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका. 2 के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा. और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा. साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है. ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी. एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था. हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े देशों में होती थी. थर्ड वर्ल्ड थर्ड रॉ में खड़े हुए लोगों में होती थी. वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है. यानी थर्ड रॉ से
फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो हाँ भाइयों, और अपने मुंबई को ही देख लो, अब तो अटल सेतु भी बन गया है और वही पानी के ऊपर। हाँ भाइयों, गुजरात में ही देख लो, भारत का पहला ऑपरेशन गर्लफ्रेंड स्मार्ट सिटी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र भी स्थापित किया है। वो जेठालाल ऐसा का है, ऑप्शनल गर्लफ्रेंड नहीं, ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड बोलते हैं उसको। तुम चुप रहना चापली, ये शिक्षक हर जगह शुरू हो जाता है। जेठालाल, तुम ये मत बोलो कि टप्पू को मैं ही पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें ट्यूशन की जरूरत हो तो तुम भी घर आ जाना। हाँ तो मैं जाऊँ, पर तुम्हें माधवी भाभी की साड़ी प्रेस करने से फुर्सत ही कहाँ है? जेठालाल, काय बोलत आहे माणूस? क्या बोल रहे हो जेठालाल? नीचे बोलत ते भी बोलत आहे। अरे तुम दोनों झगड़ना बंद करो ना यार, पूरा दिन छोटे बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। एकदम सही बोल रहे हो मेहता भाई। About thousands of years ago, human civilization inhabited on the banks of river, embarked on to create the economic occupations. Today, after thousands of years, it is undeniable that business districts, financial services and IT-enabled services sector growth add to its thriving economic expansion. India, one of the fastest developing countries in the world, is scaling new heights with productive integration of easy business provisions and fiscal transactions. Gujarat has always been a preferred investment destination because it's attributed with political stability, strong leadership, pro-business policies, vast talent pool, entrepreneurial spirit and state-of-the-art infrastructure. It was back in 2007 when the concept of smart cities was evolving. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who was the then Chief Minister of Gujarat, laid the vision to gift the smartest city to the country. My name is Bhavesh Patel and I am structural engineer by profession. I am director of Techlution India Private Limited. So what was your contribution in this project? My company was appointed by Gift City to design a university building over Aspire 3 building. So Aspire 3 is just a ground floor building and they want to save the real estate, the land. So that's why they wanted to build a building above that existing building without disturbing anything. So that's what we were appointed for. It was a unique feature they allowed us to work upon, where on existing building, totally new structural frame was designed. So that was a unique feature where it came to us, a unique problem, and then we solved, and definitely the staff was quite cooperative. The approval authority was quite cooperative, and they were very quick in response, so that was a good part. What are the main aims of developing Gift City? As you mentioned that Mumbai is one of the fintech, so under the vision of Narendra Modi, he wanted that there should be something in Gujarat, right? So can you explain in bit detail? Okay, so here we have IFSCA, International Financial Service Authority. Okay, so that is only one in India, which is in Gift City. Okay. So it talks about the transactions. So basically what happened, initially people used to go abroad and invest money.
Okay, and when they bring the money back to India, there will be some Our country is facing an employment issue, right? Yeah. So do you think GIFT City or particularly the GIFT project will increase the employment rate in India? Yes. Previously it was a barren land, so Yes. zero employment was Yeah. there Yes. that time. Yes. Now it's almost above 20 to 50 footstep is per day. Okay. Footstep means the public in and out is there every day. Okay, 20,000 probably, 20,000. And employment will be that around that before COVID it was 10 to 15 was there. GIFT City, Gujarat International Finance Tech City, India's first operational smart city and IFSC. गुजरात से मेरे को याद आया, मैंने पाटन की पटोला पसंद की। अरे यार ये तो की गल कर रहा है। अरे क्या कर रहे हो थोड़ी? मेहता साहब, पंजाबी में पटोला मतलब सोनी बूढ़ी लड़की होती है। सोनी ये बोल रहा है कि पाटन की पटोले साड़ी की बात कर रहा है। करेक्ट मेहता साहब, पूरा बोलने नहीं दिया सोनी ने, मारे जा रहा है। अरे सॉरी अय्यर भ्रा, लेकिन इससे मेरे को याद आया कि रोशन दी, चाची दी, बुआ दी बेटी, मामी दी बेटी पटोला पाटन गई थी और उधर रोशन डार्लिंग वास्ते पटोला साड़ी भी लेके आई और उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजी थी। सब छेती देखो वीडियो। हेलो, माय नेम इज श्रेया। वेलकम टू आवर चैनल हिस्ट्री टुडे। आपने पटोला का नाम तो सुना ही होगा, पर आपको उसके इतिहास के बारे में पता है? आज हम उसी के लिए यहाँ पाटन आए हुए हैं, पटोला हाउस पे। चलिए देखते। अभी हम पटोला हाउस में हैं एंड अभी यहाँ पे स्लैंटिंग लुक की प्रोसेस चल रही है। ये वीविंग प्रोसेस है एंड अभी ये स्टॉप्ड है फॉर सम रीजंस एंड अभी वहाँ पे टाई डाई की प्रोसेस जो है वो लाइव चल रही है। लेट्स सी। हम लोग यहाँ पे पटोला हाउस में बैठे हुए हैं एंड अभी हम सावन सर के साथ हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं पटोला वीवर्स फैमिली में से हूँ। मैं अभी सबसे बड़ा हूँ। मेरा नाम रोहित सालवी है और मैं पटोला मीन्स साड़ी में जो डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन प्रिंट नहीं किया जाता है, लेकिन साड़ी की जो डिज़ाइन है वो पहले उसके धागे पर बनाई जाती है। धागे मीन्स उसके साड़ी के ताना और बाना। And they believe that by the wearing of this patola, it gives protection to unborn child from diseases and evils. एंड आप इस साड़ी का कोई ट्रेडिशनल कैसे बनती है या स्टेप आप बता सकते हैं? पहले हम बाजार से सिल्क खरीदते हैं, रॉ सिल्क, और जो रॉ सिल्क खरीदते हैं वो एकदम बारीक होता है, बाल से भी बारीक होता है। तो हैंक में से धागा खोल के रॉ सिल्क के 8 धागे मिला के एक धागा बनाते हैं और उसके बाद उसको ब्लीचिंग किया जाता है, डीगमिंग, क्योंकि सिल्क है वो कैटरपिलर की सलाइवा है
और उसमें गम रहता है और हार्ड होता है। तो डीगमिंग करने से सिल्क सॉफ्ट और सफेद हो जाता है। उसके बाद धागे को ट्विस्ट किया जाता है और ये प्रोसेस करने के बाद धागा तैयार होता है। उसमें से हम साड़ी के लंबाई वाले धागे बनाते हैं और साड़ी के आड़े धागे बनाते हैं, मीन्स वॉर्प एंड वेफ्ट बनाते हैं और उसको फ्रेम में सेट करके उस पर डिजाइन के हिसाब से बंधाई काम किया जाता है और उसको बारी बारी से कलर किए जाते हैं, 1 by 1 कलर किए जाते हैं। के काम करे तो 4 से 6 महीने लगते हैं। डिजाइन का काम करने में 3 से 3.5 महीने लगते हैं और वीविंग करने में 1 से 1.5 महीना लगता है। टोटल प्रोसेस 4 से 6 महीने लगते हैं। और इसकी प्राइस रेंज? उसकी प्राइस रेंज 1.5 लाख से शुरू होती है, ऑनवर्ड्स होती है 1.5 लाख से ऊपर। प्राइस जो होती है वो उसकी डिजाइन और कलर के हिसाब से होती है। जितने ज़्यादा कलर होंगे और जितनी इंट्रिकेट डिजाइन होंगी प्राइस उतने बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। हम हिस्ट्री टुडे से हैं एंड थैंक यू आपका सपोर्ट देने के लिए। Welcome, ma'am. It's our duty to explain it. वाह सोडी, क्या मस्त साड़ी थी यार। मैं भी अपनी बीवी के लिए कभी ऐसी साड़ी लूंगा। उप्पू तो तू फिर कब लेगा? सपने में। दोस्तों, शादी को लेके मजाक नहीं। अरे ये सब छोड़ो यार, हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मंदिर और शूरवीर महाराज को कैसे भूल सकते हैं? ये सब बोल के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ मेहता साहब, ये सब कल के अखबार में भी है। बस मैं तो बहुत ही उत्सुक हूँ कल के अखबार के लिए। हम भी उप्पू। यस बबीता। बबीता जी का फोन है। जेठालाल, तुम अपना काम से काम रखो। हाँ बबीता, अब मैं बस घर आ ही रहा हूँ। ओके। बबीता जी का तो बैड लक ही खराब है। जेठालाल, क्या बोले दोनों? अरे कुछ नहीं, आप फटाफट छोड़ा पी के घर जाओ, उन्होंने बुलाया ना जल्दी। जेठालाल, मेरे को घर पे जल्दी नहीं जाना है। अरे डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। अरे ये क्या बात हुई? लाइफ में वाइफ डॉन जैसी है मतलब? जेठालाल, अय्यर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में अपना टांग अड़ाना बंद करो। अरे पर मैं टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, ये मेरा कुदरती स्वभाव है। मैं किसी भी औरत को ऐसे तकलीफ में देखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। जेठालाल, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। क्या बोलता है ये? सॉरी। अरे अय्यर साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको कोई कॉल करके घर पे बुलाता है। अगर मेरी बीवी होती तो वो मुझे कॉल करती, मैं उसे नखरा दिखाता और वो मुझ पे गुस्सा करती। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। सोडी, शादी को लेके मजाक नहीं कहा ना? अब्दुल, हाँ थोड़ी भाई। आज दा सोटा दा बिल